नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें मिलवाते हैं हम आपको बिल्कुल ही खास व्यक्तित्व से। जी हाँ, आज मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ इन शब्दों पर क्योंकि आज वाकई में हमारे साथ बिल्कुल खास शख्सियत है। जी हाँ, तुषार राजकुमार। आपकी जेब में पैसे कितने हैं या फिर आप क्या सोच रहे हैं, आप करना क्या चाहते हैं, आप मेरा सामान लेके भागेंगे तो नहीं, यानी कि आपके दिमाग में जो चीजें चलती रहती हैं उसके बारे में जो माइंड रीड कर ले वो होता है माइंड रीडर। जी हाँ, तुषार राजकुमार वो शख्सियत है जो ये सब कुछ कर सकते हैं। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द सुधांशु शो में। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन इंट्रोडक्शन लगा मुझे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बेहतरीन, एक्चुअली आप अपना काम करते हैं। धन्यवाद। और मैंने तो बस इस चीज को एक्सप्लोर किया है कि आप करते क्या हैं। तो ये बताइए कि मेरे पास पैसे कितने हैं, आप वहां बैठे बैठे काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल, हम बेसिकली एज अ मेंटलिस्ट ये सारे ही एक्सपीरियंसेस अपनी ऑडियंस को देते हैं। जी। मेरा एज अ मेंटलिस्ट जॉब है कि मैं साइकोलॉजी को और ह्यूमन बिहेवियर को, जी, इन दोनों ही दुनिया के कलाओं को समझकर इनमें डिसेप्शन को फ्यूज करूं और अपनी ऑडियंस को एक तरीके का एक इल्यूजन दूं कि ऐसे मेरे पास कोई सिक्स्थ सेंस है जिसके द्वारा मैं ये समझ सकता हूं कि वो क्या सोच रहे हैं। इस रियलिटी और भ्रम के बीच में एक बहुत ही पतली सी लाइन है जो काम मेरा गायब करना है, उस लाइन को गायब करना है ताकि आपको रियलिटी और इल्यूजन वाले वर्ल्ड में फर्क ही ना दिखे। और इसी कला को पिछले 20 से लेकर 25 सालों से करता आ रहा हूँ और 5000 शोज और 45 कंट्रीज से ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, अपने गुरुओं के आशीर्वाद से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से आज एक बारी पुनः महादेव की नगरी बनारस आने का मौका मिला। ये शायद मेरा 6वां या 7वां शो है बनारस में। पिछले कई सालों में काफ़ी बार काशी की नगरी में आना हुआ और बहुत ही खुशनसीब समझता हूँ अपने आप को जब भी मैं यहाँ का शो पाता हूँ। और धन्यवाद करना चाहूँगा खासतौर से संजीव अग्रवाल जी का, माननीय संजीव अग्रवाल जी, जिन्होंने याद किया एक बार पुनः और फिर हमारा यहाँ पर आना हुआ। वैसे ये बताइए कि आपने क्वालिफिकेशन क्या की? मैं सर एक बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी हूँ, एक इंजीनियर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स में। और मैं एक जॉब ऑलरेडी क्रैक कर चुका था अपनी 4th ईयर। जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पर जाते हैं तो उसके बाद आपकी वाइल यू आर डूइंग योर 4th ईयर इन योर कॉलेज तो आपको प्लेसमेंट्स मिलती हैं। तो जिंदल स्टील रायगढ़ में मेरा प्लेसमेंट हुआ था। जी बिल्कुल। 3.5 लाख रुपए का पैकेज था साल का। और मित्सुबा कंपनी थी एक पुणे में जिनका 3.25 लाख रुपए का पैकेज था। तो और उसके बाद मेरे पिताजी ने जो भी शिक्षा मुझे दी, जो मेरे गुरु हैं इस कला में, मैजिक में, उनसे जो भी शिक्षा मैंने प्राप्त करी, मैंने बहुत ही अर्ली डेज में अपने स्कूल के दिनों में ही पार्ट टाइम शोज करना शुरू कर दिया था। और इंजीनियरिंग के दौरान जो कंपनी मुझे पैकेज दे रही थी और एक मेरे पिताजी भी मुझे पैकेज दे रहे थे, मैं हर सैटरडे संडे जब हमारी छुट्टी होती थी तब हम 5 स्टार होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, क्लब्स में जाया करते थे और वहाँ पर अपना हुनर दिखाया करते थे। तो तकरीबन मुझे याद है 8 से लेकर 10,000 रुपये पर शो मिला करता था उस समय पर। और तकरीबन सैटरडे संडेज में अगर मैं सिर्फ ऑन एन एवरेज 4-5 शोज भी मान लूँ तो उस समय पर नाना करते हुए भी 6 से लेकर 8 लाख रुपए के पैकेज पे मैं पिताजी के साथ ही था। तो बात उस समय पर पैसे की नहीं थी। मेरे पिताजी ने बोला कि तुम्हें कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी होना चाहिए। पर कहीं ना कहीं अंदर क्लैरिटी थी कि मुझे जो करना है, जिसमें मेरा पैशन है, अगर वही मेरा प्रोफेशन में बदल जाए तो उससे बेहतरीन बात कुछ और हो नहीं सकती। जब आप वो करें जिसमें आपको मजा आता है तो प्रोफेशन नहीं रहता, वो आपकी जिंदगी बन जाती है। आप काम नहीं रहता। तो प्यार हो जाता है। बिल्कुल प्यार हो जाता है। और उसी समय ही डिसाइड हुआ कि इंजीनियरिंग खत्म करी और इसको फुल टाइम परस्यू करना है। एंड ऊपर वाला कहते हैं कि आपकी हर साजिश को, आपकी हर प्लानिंग को सुन रहा है साक्षात, और वो कहते हैं ना, कायनात जुड़ जाती है आपके सपने को सजाने में। तो इंजीनियरिंग से बाहर निकलते ही आपको जान की खुशी होगी, मैकडॉनल्ड्स एक बहुत बड़ी चेन है हमारे विश्व में, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, QSR बोलते हैं। तो 2012-11 में जब मैं बाहर आया तो मुझे मैकडॉनल्ड्स की तरफ से एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट मिला साल में 150 शोज करने का।
जिसके अंतर्गत उन्होंने मुझे ऑफिशियल प्लेसमेंट दिया एज चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर ऑफ मैकडॉनल्ड्स इंडिया। और उनकी ब्रांड को रिप्रेजेंट करके हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया एक CSR एक्टिविटी के अंदर शोज़ किए। सुबह उनके लिए शोज़ करते थे, शाम को हम अपनी कॉर्पोरेट इवेंट्स और प्राइवेट पार्टीज़ और इस तरीके की संस्थाओं के साथ, जैसे आज मैं आया हूँ, शोज़ करते थे। तो एक मेरे पास एक स्टेबिलिटी वाला साधन भी आ गया और फ्रीलांस एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर भी मैं बन गया। वैसे ये बताइए सर कि मैंने देखा है कि एक इंजीनियर एक ऐसी वैरायटी होती है धरती की, वो हर कुछ करती है। हीरो भी वही है, अनाउंसर भी वही है, शमी नारंग साहब को देख लिए, दिल्ली मेट्रो में उन्हीं की आवाज गूंजती है, और मैं एमटेक किया है उन्होंने। तो क्या इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग छोड़ के सारा कुछ पढ़ाया जाता है या फिर? तो बिल्कुल सही कहा। इंडिया में तो ये हाल है कि अगर आप भीड़ में पत्थर मारेंगे तो इंजीनियर को ही लगेगा। तो उस समय पर क्या होता है कि मैं जब स्कूल के दिन की बात करूं, तो जब आप जिस संगत में रहते हैं तो वैसे कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस होते हैं जी। और मैं जब बस में अपनी स्कूल की आया जाता था तो मेरे सीनियर्स हर समय पर साइंस की और फिजिक्स की बातें करते थे, जिसके चलते मुझे साइंस का इंटरेस्ट हुआ और मैंने साइंस लिया जी। साइंस में सबसे ज्यादा रुचि थी फिजिक्स में जी। जब साइंस लिया तो उसके बाद धीरे धीरे रुचि बनी इंजीनियरिंग में जी। और जब उन्हें देखा इंजीनियरिंग करते हुए तो फिर हम भी इंजीनियरिंग में चले गए जी। पहला साल जब बीतता है तब समझ में आता है कि इंजीनियरिंग हमारे लिए नहीं है। तो फिर हमने सोचा कोई बात नहीं, जब घुसे हैं तो पूरा करके ही निकलेंगे, चाहे कैसे भी करें। तो हमने जी जान लगाई उसमें भी, और जो अपना पैशन था उसको भी साथ साथ परस्यू किया। मैंने शुरुआत से ही, बचपन से ही बहुत सारी कलाएं अपने पिताजी के छत्र छाया में एक्सप्लोर करी। मैं जगलर रहा, मैं एंकर रहा, मैं सिंगर रहा, मैं ड्रमर रहा, मैंने बैंड्स बनाए, मैंने नुक्कड़ नाटक किए, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस थिएटर का इंडिया में एक बहुत बड़ा प्ले होता है, किताबें करती हैं बातें, उसका नरेटर रहा जी जी। तो जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स थी कहीं ना कहीं अंदर समाई हुई थी और वो उनको एक्सप्लोर करने का मौका लगता रहा। और धीरे 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 मैजिक ने प्रमुख जगह बनाई। इंजीनियरिंग करते हुए समझ में आया कि अगर मुझे कोई एक चीज पकड़कर आगे तक चलनी है वो है मैजिक। तो फिर उसको पकड़कर आज तक चल रहे हैं और वो इवॉल्व हुआ माइंड रीडिंग में। तो आज आपके सामने ये तरीका, ये टेक्निक क्या होती है, कैसे आप माइंड रीड करते हैं? टेक्निक अगर मैं आपको बता दूं कि क्या होती है तो इफ आई टेल यू देन आई विल हैव टू किल यू। तो टेक्निक तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि क्या होती है, पर हाँ सब्जेक्ट मैटर जैसा कि मैंने बताया ये आता है साइकोलॉजी की दुनिया से, ह्यूमन बिहेवियर की दुनिया से। आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग, कैसे आप किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ चीज सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बॉडी लैंग्वेज, ऑटो सजेशन, ये सारी अलग अलग स्टडीज हैं। इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इसका मिश्रण है। जब आप इतनी सारी स्टडीज को एक साथ मिलाकर उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसको सामने समक्ष किसी के रखते हैं, तो बहुत अद्भुत हो जाता है। और इसलिए ये कला अद्भुत है बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट साइंसेस, लॉट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, लॉट ऑफ डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये मेरे पिताजी कहते हैं कि हमारे देश में, हमारे विश्व में 64 परंपरागत कलाएं हैं जी। अलग अलग परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, 64 परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं। भगवान श्री कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण थे जी। बांसुरी बजाते थे और ना जाने उनके पास और कितने ही कलाएं थी, जिनमें से एक था जादू। अच्छा। महाभारत में जब फर्श को पानी को फर्श दिखाया तो वो क्या था, एक तरीके का ऑप्टिकल इल्यूजन था। ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करा गया सामने वाले को भ्रमित करने के लिए। आज हम उसको साइंस के रूप में, मिराज के रूप में, लूमिन के रूप में जानते हैं। उस समय पर जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, अगर आप विश्वास करते हैं, तो साड़ी आई जा रही थी तो उसको भानुमति का पिटारा बोला गया जी। तो वो क्या था, वो एक तरीके की कला ही थी, उनकी हाथ की कला थी, या जो एक्सप्लोर कर रहे थे आप उसे जादू ही बोलेंगे। मेरे पिताजी ये भी बोलते हैं कि 64 कलाओं में से हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ है जादू, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म्स। मैं बहुत बड़ा दावा करता हूँ, पापा मेरे बहुत बड़ा दावा करते हैं, मेरे गुरु, पर ऐसा क्यों बोलते हैं ये आप खुद अभी मानेंगे।
आप लोग, पत्रकार लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सबको आपने बोलते हुए सुना होगा कि लता मंगेशकर की आवाज में जादू है, जादू है। पीटी उषा के पैरों में जादू है, सचिन तेंदुलकर के बल्ले में जादू है। तो जिस क्रिया की, जिस कला की उपमा लगाई जा रही है, जिसको एज एडवर्ब यूज किया जा रहा है, इसका मतलब सचिन तेंदुलकर से कुछ ऊपर है तो वो जादू है, क्योंकि उस शब्द को लेकर उसकी उपमा लगाई जा रही है। तो एक ऐसी कला, एक ऐसी बेहतरीन कला है जिसमें आप अफ्रीका से आते हैं, साउथ से आते हैं, नॉर्थ से आते हैं, आप अमेरिका से आते हैं, आप किसी भी देश, किसी भी प्रांत, किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन, किसी भी लैंग्वेज को समझते हैं। अगर आज किसी के लिए यहाँ फल गायब हुआ है तो सबके लिए हुआ है, अगर आज फल आया है तो सबके लिए आया है। एक ऐसी कला है जिसके लिए कोई कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप पंजाबी भांगड़ा देखें, जी, आधा घंटा देखें, 1 घंटा देखें, 3 घंटे तक देखते रहेंगे, हर एक तरीके के लोग उसे एंजॉय नहीं करेंगे। शायद पंजाबी ज्यादा एंजॉय करेंगे, मैं खुद पंजाबी में बहुत एंजॉय करता हूँ, पर अगर मैं कुचिपुड़ी करवाऊं तो साउथ के लोग ज्यादा पसंद करेंगे। शायद मैं इतनी देर तक ना देख पाऊं जितना साउथ देख पाए। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इससे किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एक तरीके का सॉन्ग अगर कोई गाए, इंग्लिश गाना गाए, हमें बॉलीवुड सुनने का मन है, हमें क्लासिकल सुनने का मन है, वही हमारे सिस्टम में, तो हम कितनी देर सुनेंगे। पर ये एक ऐसी कला है, आप सब तरीके के लोगों को बिठा दीजिए एक हॉल में और आप 3 घंटे तक प्रोग्राम चलाते रहिए, हर कोई देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब तुषार राजकुमार से एक सवाल जी, कि उन्होंने अपना पहला परफॉर्मेंस कब दिया, क्या उम्र थी? जी, मेरे पिताजी ने मुझे ट्रेन किया और 2.5 साल की उम्र में पहला मैंने शो किया। और बहुत खूब, बहुत खूब। 1994 में, तब मैं तकरीबन 3.5 साल का था, हम लोगों ने उडुपी, जो कि कर्नाटका में स्थित एक शहर है, जी जी, उडुपी, वहाँ पर तकरीबन 400-500 लोगों के सामने एक ऑडिटोरियम में मेरा एक शो हुआ, जिसमें मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर मेरे माता पिता बताते हैं कि लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई और उस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने मुझे एक खिताब दिया, लिटिल वंडर ऑफ द इंडिया के नाम से। और वो पर्टिकुलर तस्वीर जो उस दिन खींची गई थी, कोलकाता के एक बहुत ही पुराने पब्लिशर ने एक लेख लिखकर अमृता पत्रिका बाजार में, जी, अमृत बाजार पत्रिका, हाँ, अमृत बाजार पत्रिका में, न्यूज़पेपर आप जानते हैं, उसमें वो छापी और वो एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह जी, जो हमारे समक्ष नहीं रहे, हमारे लेट प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट रहे इंडिया के, उनके सामने उसी उम्र में मैंने प्रेसिडेंट हाउस में भी शो किया। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये बताइए कि जब आप पहली बार परफॉर्म किए तो मम्मी ने क्या बताया, डर कौन रहा था, मम्मी पापा या फिर आप? देखिए, मैं एज अ चाइल्ड, मेरे को लगता है, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं उन छोटे बच्चों में अपनी हॉबी, अपना प्रोफेशन, अपनी चाहत शायद पूरी करना चाहूँगा, क्योंकि उन बच्चे को 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल की उम्र में तो अभी समझ ही नहीं है। तो उस समय पर कुछ यही रहा, मेरे पिताजी ने, जो कि अब मेरे गुरु हैं, यही चाहा कि मेरा बच्चा भी करे, तो उस समय पर उनकी चाहत से उन्होंने मुझे ट्रेन किया। ये चीज़ तो मुझे बाद में आके रियलाइज हुई कि मैजिक एक ऐसी कला है जो मेरी पर्सनालिटी को रीडिफाइन करती है। तो उस समय पर मेरे को किसी चीज़ का डर तो था ही नहीं, मेरे को तो कच्चा घड़ा था, जो आप जैसे ढालेंगे वैसे ढल जाऊंगा। तो मुझे अगर वो खड़ा होकर कुछ समझाते थे, कुछ सिखाते थे, मैं सीख जाता था और कर देता था। हाँ, उस समय पर शायद मदर मेरी हमेशा से बहुत कॉन्शियस रही हैं हर चीज़ में कि अगर ऊपर जा रहा है तो करे, पर पिताजी हमेशा बेखौफ रहे हैं और मदर ने बहुत साथ दिया है मेरे फादर का। और हम जब भी शोज के लिए तैयार करते थे तो एज अ बैक स्टेज असिस्टेंट वो काम करती थी, और जबकि हमें पता था कि एक्चुअली में हमारी रीढ़ की हड्डी वही है, हमारे शो की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन वही है। उनके बिना शायद हम वो प्रोग्राम नहीं कर पाते जो काम वो बैक स्टेज रहकर करती थी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि तुषार राजकुमार ने क्या कभी प्लान बी भी रखा था? प्लान बी सर कभी जिंदगी में रखा नहीं, प्लान बी कभी सोचा भी नहीं। मैंने एक बहुत ही महानुभव एक शख्स हैं, उनके मुंह से सुना था कि प्लान बी आपका तब होता है जब आपका प्लान है, आप कन्विक्शन के साथ नहीं प्लान करते, आप डिटर्मिनेशन के साथ नहीं प्लान करते, आपको ये यकीन है कहीं ना कहीं कि शायद प्लान बी की जरूरत पड़ जाएगी। पर अगर आपने ठान लिया है कि प्लान कुछ है ही नहीं, बस यही है, ए या बी या सी है ही नहीं, तो बस
ठान के आप कूद जाते हो, और वही डिसीजन था जब मैं कॉलेज से बाहर निकला था। तो ये नहीं सोचा था कि क्या होगा अगर मैं इसमें सफलता नहीं प्राप्त करूंगा, वो सोचा ही नहीं था। सोचा यही था कि मेरा ये पैशन है, मुझे करने में मजा आता है, और प्रत्यक्ष रूप से मैं उस पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर रहा था जी। उसके परिणाम मेरे सामने थे, तो उसको आगे बढ़ाने में कोई संकोच नहीं था मन में। पिताजी का सर पर हाथ था, और मेरे पिताजी एक बात कहते हैं कि जिंदगी में अगर आपने कुछ कमाना है तो संबंध कमाएं, क्योंकि संबंध नहीं तो सब बंद। बहुत खूब, बहुत। तो उनकी इस कुछ मॉरल वैल्यूज पे, उनकी शिक्षा पे जब चला, तो कहते हैं कि द बिगेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड इज रिलेशनशिप। तो बस वो बनाते गए, तो करेंसी आज आपके सामने है। बहुत सुंदर। अच्छा, ये बताइए तुषार जी कि मेरे ख्याल से प्लान भी आपका हो सकता था। आप यंग हैं, स्मार्ट हैं, एज ए हीरो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं आपसे एक तारीफ के रूप में ले लूंगा, बाकी हाँ, मुझे यही करना था। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या अभी जादू सिखाने में इंटरेस्टेड ज्यादा रहते हैं, या फिर मेंटलिस्ट वाले काम में आपको ज्यादा मजा आता है? मुझे शुरू से मैंने जादू सीखा है, जादू करा है। जादू मेरे दिल के ही करीब है, और ये मेंटलिज्म बेसिकली उसी की एक ब्रांच है। हम लोग काफ़ी सारी टेक्निक्स, मैजिक की भी, साइकोलॉजी की भी, साइंस, ह्यूमन बिहेवियर, इन सभी टेक्निक्स को मिक्स कर कर एक आर्ट फॉर्म नई क्रिएट करते हैं जिसका नाम है मेंटलिज्म या माइंड रीडिंग, आसान भाषा में बोलूँ तो ये कहीं ना कहीं डिराइव्ड है इन्हीं सब चीज़ों से। तो अब एज अ मेंटलिस्ट मुझे ज़्यादा रुचि होती है कि मैं इसी तरीके के एक्सपीरियंस क्रिएट करूं, इसी तरीके के शो क्रिएट करूं। मेरे जो मेन शो है उसका नाम है माइंड हैक एंड हिप्नोसिस बाय TRK। तो माइंड हैक एक टर्म है जिसका हम, जैसे आजकल हैकिंग चलती है, ये एथिकल हैकिंग है। इसमें मैं किसी को लूट नहीं रहा हूँ, किसी का कोई हानि नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट लोग जो परेशान है, जो स्ट्रेस में है, जब वो प्रोग्राम में आते हैं तो एक चेहरे पे खुशी होती है, दिमाग में एक आश्चर्य का भाव होता है, और कभी ना भूलने वाली एक याद वो उस शो से लेकर जाते हैं जो कि सकारात्मक रूप से उन तक पहुंचती है। तो मेरा काम है लोगों को मनोरंजन करना और उनको डिस्ट्रेस करना इस कला के थ्रू। तुषार जी, अभी आप जैसा कि कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस दूर करते हैं, तो कभी आपको ऐसा ज्वलंत, आपको ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिखा कि स्ट्रेस दूर हुआ हो? बिल्कुल, एक नहीं अनेकों बार ऐसा होता है, और वो हर शो में होता है जहाँ पर लोग कमेंट्स और फीडबैक के रूप में बाद में कहीं ना कहीं बता रहे होते हैं कि हम अपनी असली दुनिया में जहाँ से हम आते हैं हम भूल ही गए, हम मंत्रमुग्ध हो गए, हम आपकी कही हुई बातों में इतना खो गए कि हमारे पीछे की टेंशन ही भूल गई। और मैं आपको बताऊं, एक अच्छा कलाकार, एक सच्चा कलाकार वही है, अगर आप अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट सुनने जाएं और वहां जाकर अगर आपको ये ध्यान आ रहा है कि अरे मेरी जो इंस्टॉलमेंट है वो जानी है, अरे मेरा वो जो बीपी का जो गोली है ना वो मैंने खाई नहीं, मैं भूल गया, तो इसका मतलब वो अरिजीत सिंह जो है वो अरिजीत सिंह अच्छा नहीं गा रहा है। अरिजीत सिंह इसलिए बने, सचिन तेंदुलकर को आप जब बैटिंग करते हैं, वो सचिन तेंदुलकर देखते हैं जब उनको बैटिंग करते हुए, तो वो इसलिए बने क्योंकि जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं ना तो हर एक स्ट्रोक, अरिजीत सिंह का हर एक सुर, लता मंगेशकर जी का हर एक सुर इतना बेहतरीन होता है कि आप अपनी असल जिंदगी से ऊपर उठ जाते हैं। आप कहीं एक अपनी ही दुनिया बना लेते हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो एक अच्छा कलाकार मैं समझता हूँ वही होता है जो आपको उस एहसास को दिलवाए, आपको अपनी रियलिटी से दूर कर दे और एक अपनी ही दुनिया में, अलग दुनिया में लेकर जाए और आपको एक डिस्ट्रेस का एहसास हो। तो अगर कोई भी कलाकार अगर इसको सुन रहा है, अगर आप ये अपने मंच के द्वारा, अपनी कला के द्वारा कर पा रहे हैं, तो यकीन जानिए, चाहे आप सड़क पे परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे आप 5 लाख लोगों के आगे परफॉर्म कर रहे हैं, आप ही सच्चे कलाकार हैं। अच्छा, ये बताइए तुषार जी कि कभी ये सारा कुछ ट्रिक बेस्ड होता है आपका, और कभी ऐसा होता है कि आप कर रहे हो और कभी कुछ ट्रिक कोई काम ना आई हो? जी, मैं दोनों सवालों के जवाब देता हूँ। मैजिक में ट्रिक जरूर होता है, टेक्निक जरूर होता है, एक लॉजिक होता है, साथ साथ इसके अंदर साइंस, जैसा कि मैंने रेफर किया, साइकोलॉजी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जिस तरीके से आप बैठे हैं, ये एक तरीके की
क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज है, एक थोड़ी सी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है। जब हम ऐसे बैठते हैं तो उसको भी डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं। जब हम ऐसे बैठते हैं तो हम ओपन है टू शेक हैंड्स, ओपन है टू वेलकम। दीज आर सर्टेन साइंस। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आती है द वर्ल्ड ऑफ बॉडी लैंग्वेज से। ऐसी काफ़ी सारी साइकोलॉजी की टेक्निक्स, ऐसी काफ़ी सारी ह्यूमन बिहेवियर की टेक्निक्स को हम मिलाकर इन सब का मिश्रण कर कर आपको देते हैं। तो एज अ मेंटलिस्ट there are a lot of other things just than being a trick. Yes, it is a part, but there are multiple other things. Hypnotism is a part of it. Meditation is a part of it. Yoga is a part of this to create focus. अब बात आती है कि कभी फेल हुआ या नहीं हुआ। होता क्या है, जब आप मूवी में या शूटिंग में अगर किसी एक्टर को डायलॉग बोलते देखेंगे, आप वहाँ एज ए दर्शक बैठे हैं, वो डायलॉग बोल जाता है, आपको नहीं पता कि उसके कागज में क्या डायलॉग लिखा था। आपके लिए तो उसने डायलॉग बोला और बहुत जबरदस्त बोला। शायद डायरेक्टर को मालूम होगा कि उसने क्या बोलना था, पर उस समय पर वो उनको भी नहीं रोकते क्योंकि इतना जबरदस्त फ्लो हो रहा होता है और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है, और किसी दौरान वही फाइनल हो जाता है, रीटेक भी नहीं होता कि डायलॉग वो था। तो इसलिए मंच पर जब कोई चीज हो रही होती है तो ऑडियंस को नहीं पता एज अ मेंटलिस्ट मैं उन्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ, मेरा डेस्टिनेशन क्या है। मैं तो रास्ते में, सफर में उन्हें घुमा रहा हूँ, और उस सफर में अगर मुझे कोई बाधा दिखती है, कोई चैलेंज दिखता है, मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। हमारे साथ भी कहीं ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जो हमें शायद उस तक नहीं पहुंचाती, पर एज एन ऑडियंस हम वो पता नहीं लगने देते, क्योंकि हमारे पास उसको डिविएट करने का, उसको फ्लो करने का, नदी अगर यहाँ से नहीं तो वहां से रास्ता काट के नीचे तक पहुंचेगी और समुद्र में कैसे मिलेगी, वो एक अच्छे कलाकार को आता है। जी बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी वाइफ का कितना सपोर्ट रहता है आपके काम में? बहुत ज्यादा। जब मेरी शादी हुई थी तो शादी से पहले तो मैं जब ट्रैवल करता था तो मेरे साथ एक टीममेट होता था। शादी के इमीडिएट बाद मेरी वाइफ ने मेरे पूरे प्रोफेशन को समझा, बहुत सपोर्ट किया, समझा कि हमारे बर्थडे वाले दिन बर्थडे नहीं होते हैं क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं, तो ऑडियंस में रहते हैं। दिवाली शायद दिवाली के दिन नहीं मनती है, होली शायद होली के दिन नहीं मनती है, तो बहुत सपोर्ट किया। हम मेरे बैकएंड को भी समझा, और पहले 1 साल तो उसने मेरे साथ लगातार ट्रैवल किया, और उन्होंने 1 साल के बाद फिर मुझे बोला कि तुषार, हम सिर्फ इंटरनेशनल शोज पे जाएंगे, अब बाकी इंडिया में तो नहीं जाएंगे। तो पर वो मजाक की बात रही, बट उन्होंने निरंतर सपोर्ट किया, आज तक कर रही हैं। वो एक ऐसी शख्स हैं जिनकी वजह से मैं अब इतना ट्रैवल कर पाता हूँ, और साथ साथ अपने बच्चों को भी समय देता हूँ, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और वो निरंतर उनको संभालती हैं, जो कि मैं समझता हूँ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उन्होंने ले रखी है, और उसके लिए मैं जितना उनका धन्यवाद करूँ वो कम है। वैसे अभी तुषार राजकुमार इतने यंग स्मार्ट लग रहे हैं, ये खुद अभी बच्चे लग रहे हैं और ये 3 बच्चों के पापा हैं। एग्जैक्टली। वैसे ये बताइए तुषार जी कि जो नए लोग आना चाहते हैं इस प्रोफेशन में, या ये सीखना चाहते हैं इस कला को, उनके लिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कोई मैसेज? मेरा एक बहुत ही थॉटफुल मैसेज है जो मैं हमेशा अपने दिल के पास रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ दैट एवरी बर्थ हैज लॉजिक। चाहे हम हैं, हमारे आने का यहाँ कोई ना कोई कारण है, चाहे एक चींटी है तो उसका भी कोई कारण है, कोई भी प्राणी है, एवरी बर्थ जो भी जन्मा है उसका कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई पर्पस है। एवरी डेथ इज ट्रैजिक। कोई सिधार जाता है तो वो ट्रैजिक है, वो दुखदाई है, चाहे वो एक बैक्टीरिया ही क्यों नहीं है, क्या चाहे वो एक इंसेक्ट ही क्यों नहीं है। मैं रिपीट करता हूँ, एवरी बर्थ हैज लॉजिक, एवरी डेथ इज ट्रैजिक, बट व्हाट्स इन बिटवीन इज मैजिक। ये जिंदगी किसी जादू से कम नहीं है, बहुत सुंदर, किसी कम नहीं है। इसको बखूबी जिए, हर समय पर चाहे जिंदगी पड़ाव ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक चेहरे पर बढ़िया सी मुस्कान रखिए। सिर्फ एक मुस्कान से ही काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं। और सदैव अपने माता पिता का, अपने बड़ों का आदर सत्कार कीजिए। कोशिश हो तो जिस भी धर्म से हो पाँव छूइए, नहीं तो हाथ जोड़कर नमन कीजिए। आप चारों धाम वहीं कर लेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वैसे सच मानिए तो तुषार राजकुमार जी से आज हमारा मिलना एक मैजिक से कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इतनी मुश्किल से आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द सुधांशु शो में हमारे लिए इतना कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों से आप रूबरू हुए, इसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो
आज द सुधांशु शो में बस इतना ही। अगली बार हम होंगे एक नए कलाकार के साथ, एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। नमस्कार।